हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले तो आपका ध्यान गया होगा कि अच्छा इसमें इनर्शिया टर्म जुड़ा हुआ है, राइट है ना। तो इनर्शिया पे ही पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता है ना। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो थ्रू आउट रेस्ट में ही रहे, और अगर वो किसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर वो चाहता है कि हम उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करते रहें। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये स्पेशली ये जुड़ा हुआ है किससे, ट्रांसलेशनल मोशन से, है ना। और वहां पर हमने पढ़ा कि इनर्शिया जो होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है ना। किसी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा अपने स्टेट में होने वाले चेंज का विरोध करेगा, है ना। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इनर्शिया मतलब क्या, वह गुण जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। अब अगर इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब जब मैं स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाऊंगा तो फिर विरोध ज्यादा होगा, है ना। आप सिंपल सोच लो यहाँ पे यार, एकदम एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये 200 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। आप समझ रहे हो, मैंने क्या किया, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ इसमें कितना एक्सेलरेशन आया होगा। तो आप पढ़े हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स बट्टा मास, है ना, फोर्स बाय मास। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू डालें, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और मास की वैल्यू है 2 kg, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, 2 से 100 कट जाएगा 50 न्यूटन पर केजी, जिसको आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस ऑब्जेक्ट में 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड हर एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ने लगेगी। सोचो कितनी तेजी से स्पीड बदल रही है इसकी, है ना। और वही जब हम यहां बात करेंगे, ठीक है, इस 200 किलोग्राम पे जब मैं सेम फोर्स 100 न्यूटन का लगाऊंगा तो यहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200 न्यूटन पर केजी, जिसको आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां पे जो आपकी स्पीड चेंज होती नजर आएगी वो हर एक सेकेंड में सिर्फ 1/2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती नजर आएगी। आप समझ रहे हो, फोर्स लगाने पर ही ये स्टेट में चेंज हो रहा है ना। समझ में, फोर्स लगाना हटा दूंगा तो फिर स्टेट में चेंज होना बंद हो जाएगा। लेकिन यहां देख लो, यहां हर एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड रफ्तार बढ़ रही है, जबकि यहां पे सिर्फ हाफ ही बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां विरोध ज्यादा हो रहा है और यहां विरोध काफी कम हो रहा है। विरोध तो यहां भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है ना। देखो कह रहा था कि नहीं बदलेंगे अपनी स्पीड, नहीं बदलेंगे अपनी स्पीड, लगाया फोर्स, देखो कैसे बदल रही है, 50 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है ना। और ये भी बोल रहा था नहीं बदलेंगे अपनी स्पीड, नहीं बदलेंगे अपनी स्पीड, फोर्स लगाया, बदला, लेकिन बेचारा कम बदल रहा है, 1/2 ही मीटर पर सेकेंड बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ विरोध ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम है। तो यहाँ इनर्शिया ज्यादा है और यहाँ इनर्शिया आपका कम है ना। यानी जिसमें मास कम होगा उसमें इनर्शिया कम होगी, और जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये जो इनर्शिया है ये ट्रांसलेशनल मोशन से जुड़ा हुआ है ना। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम पार्टिकल समझ रहे हैं, और ये पूरी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा है, ट्रांसलेशनल इनर्शिया की बात कर रहा है। और वह इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। लेकिन अब हम लोग जब रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हम एक इनर्शिया की बात करेंगे और वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो जो टर्म है वो कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो यह भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ही है ना, जो ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन में किसी भी तरह के चेंज का, है ना, अपोज करता है। समझ में आया, रोटेशनल स्टेट में किसी भी तरह के परिवर्तन का क्या करेगा, अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी अपनी एक एंगुलर स्पीड है जिसकी वजह से ये, मतलब जिससे ये रोटेट कर रहा है ना। तो अगर आप चाह रहे हो कि हम एंगुलर स्पीड को बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है,
तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपको उतनी ज़्यादा इसके स्पीड को चेंज करने में परेशानी होगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो परेशानी ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो परेशानी कम है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह की इनर्शिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मेरी जो एंगुलर स्पीड है, मैं जैसे अपना रोटेट कर रही हूँ मुझे करने दो, मेरे साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ मत करो, राइट, है ना? तो ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया भी तो वही कह रहा था कि मैं जिस स्टेट में हूँ, अगर रुकी हूँ तो मुझे रुकी रहने दो, और अगर मैं चल रही हूँ किसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में तो मुझे उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाते रहने दो, मुझे बदलने की कोशिश ना करो, है ना? जब फोर्स लगा रहे हैं तो विरोध हो रहा है, जिसमें ज़्यादा मास है वो ज़्यादा विरोध कर रहा है, जो उसमें कम मास है उसमें कम विरोध कर रहा है ना? तो मास से समझ में आ गया कि किसमें ज़्यादा ये गुण है कि हम अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर जो एक टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिसाइड करती है कि आखिर किस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन को चेंज करने मतलब की प्रॉपर्टी, मतलब चेंज नहीं होने देने की जो प्रॉपर्टी है, विरोध करने की जो प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के चेंज का विरोध करने की जो प्रॉपर्टी है, नहीं, वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। समझ रहे हो? अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में आपको अच्छी खासी परेशानी आ सकती है ना? जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा और वो रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगा के मोशन में लाने में अच्छी खासी परेशानी होने वाली है ना? लेकिन मास कम है तो बस हल्का सा फोर्स लगाया तुरंत स्पीड पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और अगर वो रुका हुआ है तो उसको रोटेशनल मोशन में लाने में अच्छी खासी परेशानी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का मास कम है, है ना, मतलब ट्रांसलेशनल इनर्शिया, मैं उसको थोड़ी देर के लिए कह दे रहा हूँ, तो अगर ट्रांसलेशनल इनर्शिया कम है यानी मास कम है तो अगर वो चल रहा है तो उसको रेस्ट में लाना भी बिल्कुल आसान है ना? तुरंत हल्का सा फोर्स लगाया वो तुरंत रुक गया। लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा है और वो स्पीड में चल रहा है तो फिर उसको रेस्ट में लाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होगा, अधिक फोर्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ही अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना, तो वो अगर रोटेट कर रहा है तो जल्दी हल्का सा उसको डिस्टर्ब करोगे वो जल्दी अपना रोटेशनल मोशन स्टॉप भी कर देगा, ठीक है। और हल्का अगर वो रुका हुआ है हल्का सा उसको डिस्टर्ब करोगे तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट भी कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिंपल इनर्शिया से जुड़ा हुआ चीज है। और किस तरह के इनर्शिया से जुड़ा हुआ चीज है? रोटेशनल इनर्शिया से जुड़ा हुआ चीज है। तो आप इसको एक तरह से रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो मेरे पास ये पेन है ना, मैं इसको अगर ऐसे नचाना चाहूं, ऐसे, मतलब ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ऐसे नचाना चाहूं तो बिल्कुल आसान काम है, फट से नाच जाएगा। देख लो मैं इसको नचा के दिखाता हूं आपको, ये आराम से नाच जाएगा। मतलब मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हल्का सा एफर्ट लगा और आपका ये रोटेट कर गया, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा कि रोटेट भी जल्दी किया और जल्दी से इसका रोटेशनल मोशन स्टॉप भी हो गया, है ना। मतलब आपने दोनों बातें गौर की। समझ में आ रहा है ना, कि जल्दी से मतलब बिना किसी एफर्ट के ये इसका रोटेशनल मोशन स्टार्ट भी हो गया, मतलब कम एफर्ट पे ही स्टार्ट हो गया और फिर हल्का सा एफर्ट से ही क्या हो गया, इसका रोटेशनल मोशन स्टॉप भी हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, देखिए वही ऑब्जेक्ट है, मास तो वही है ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहूँ, इस तरह से, समझ रहे हो, ऐसे, तो मुझे अच्छा खासा परेशानी हो रहा है। देखो आप ये बहुत तेज़ी से नहीं नाच पा रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इसमें। आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ऐसे नचा कर देख सकते हो, है ना। तो हमको अच्छा खासा इसमें ताकत लग रहा है। लेकिन एक और ख़ास बात है, अगर एक बार ये नाच जा रहा है तो बहुत देर तक ये नाचता भी रह रहा है। आप देख लो, है ना, काफ़ी देर तक ये नाचता भी रह रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, वही मास है, मास में परिवर्तन नहीं है ना। लेकिन एक बार ये रोटेट कर गया तो फिर इसको शांत कराना, इसको स्टॉप करना भी मुश्किल है, और एक बार अगर ये स्टॉप है तो इसको रोटेट कराना भी मुश्किल है इस स्थिति में, है ना।
तो आखिर इसमें, इस पोजीशन में, मैं बार बार गिर रहा है, इस पोजीशन में, अरे यार देखो ये गिर रहा है बार बार, ठीक है। देखो इस पोजीशन में, देखो नाच जा रहा है, बड़े आराम से नाच जा रहा है और जल्दी स्टॉप भी कर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस पोजीशन में इसको रोटेट कराना और इस पोजीशन में रोटेट कराने में अंतर क्या है, ठीक है। जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तो जितने भी मासेज है ना वो एक्सिस के बहुत नजदीक है, और जब आप ऐसे रोटेट करा रहे हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो गया है ना, मेरी उंगली एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो उस एक्सिस से ये मासेज क्या है, दूर दूर है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा मास पर तो डिपेंड करेगा ना। अगर सोचो ये हल्का सा है तो आराम से मैं नचा लूंगा, लेकिन अगर ये भारी सा होता, काफी हेवी होता, तो वहां भी एफर्ट क्या लगता है, ज्यादा लगता। तो मास पर डिपेंड करेगा ही, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे तो करेगा ही, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। लेकिन केवल मास पे डिपेंड करेगा ये कहना गलत है, क्योंकि मास तो वही है, मैं ऐसे नचाऊं नहीं या फिर ऐसे नचाऊं, मास तो वही है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे नचाना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, समझ रहे हो। लेकिन एक बार नाच गया तो फिर नाचता है। घिरनैया आपने देखा है ना, लट्टू घिरनैया, नहीं इसको नचाना बहुत आसान है। घिरनी जो होता है ना, घिरनी, उसको आप नचाते हो ऐसे करके, खूब बहुत देर तक नाचते रहता है, ठीक है। लेकिन उतना ही मास का ये स्केच है तो ये ज्यादा देर तक नहीं नाच पा रहा है। अंतर क्या है, उस घिरनी में जो मास है ना वो एक्सिस से दूर दूर है और यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक है। समझ में आ रहा है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे नहीं, बल्कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात हो रही है उस एक्सिस से डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। इनफैक्ट वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर के हिसाब से डिपेंड करती है। मतलब डिस्टेंस अगर दुगना कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा, है ना। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगी, मास पे और एक्सिस से, रोटेशन वाला जो एक्सिस है उस एक्सिस से उसका क्या डिस्टेंस है उसके स्क्वायर नहीं पर डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम दोनों बात को मिला दें तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, स्पेशली फिलहाल हम बात करते हैं किसी पार्टिकल की, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये भी एक्सिस है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली आपका मास के प्रोपोर्शनल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दोनों बात को मिलाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल होगा एम आर स्क्वायर का। अब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं वो सीधा सीधा एम आर स्क्वायर को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो किसी सिंगल पार्टिकल की अगर हम बात करें, किसी सिंगल पार्टिकल की बात करें कि किसी एक्सिस के अबाउट उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सिंपली एम आर स्क्वायर निकलेगा, है ना। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी को पकड़ेंगे तो उसमें तो एक पार्टिकल होंगे नहीं, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, है ना। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो भैया सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो भैया बहुत 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं आपका डिस्क्रीट और दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट के लिए बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट समझ में आता है ना, कि जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं और हम 2 पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये अलग, ये पहला वाला पार्टिकल है, वो दूसरा है, वो तीसरा है, वो चौथा है, ये अलग है, वो अलग है ना। तो अगर उस तरह का सिस्टम दिया हुआ है और उसमें हमें कहा जा रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये भी एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, है ना। मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, m1, m2, m3, m4, m5, m6 ऐसे, और हमें कहा जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो हम क्या करेंगे, हर पार्टिकल का जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा
वो निकाल के ऐड कर देंगे, है ना। m1 हो सकता है r1 डिस्टेंस पे हो, m2 हो सकता है r2 डिस्टेंस पे हो, m3 हो सकता है r3 डिस्टेंस पे हो, नहीं m4 r4 डिस्टेंस पे हो, ठीक है। m5 हो सकता है कि इस एक्सिस से r5 डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर एक पार्टिकल का उसके एक्सिस से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि हर पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसको निकाल के ऐड कर देना है ना। मतलब आप समझ गए होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए बी। देखो एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो ये बोलना जरूरी है ना। अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा। जब आप एक्सिस चेंज कर दोगे तो फिर ये सारे डिस्टेंसेस भी तो चेंज हो जाएंगे ना, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हो, है ना। तो क्या निकाल रहे हो, तो हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया निकाल रहे हो इस सिस्टम का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, और फिलहाल हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट है, तो ऑफ अ डिस्क्रीट सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस का मैं नाम भी दे देता हूं, चलो एक्सिस का नाम मैंने ए भी दे दिया। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, हर पार्टिकल का इस एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको निकाल के जोड़ना है। मतलब करना क्या है, हर पार्टिकल का मास लेना है ना, और उस मास में उस पार्टिकल का उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर से गुना करना है और ऐड करते चल जाना है, ठीक है। हर पार्टिकल के साथ यही करना है, उसका मास पकड़ो, एक्सिस से डिस्टेंस देखो, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, मास में मल्टीप्लाई करते जाओ, और जो जो प्रोडक्ट आते जाएंगे उन सबको ऐड करते जाओ, ठीक है। तो m1 को हम r1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को हम r2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और जो जो प्रोडक्ट आते जाएंगे उन सबको जोड़ते जाएंगे, ठीक है। m3 को r3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m4 को r4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते करते जितने होंगे सब ऐड करते चले जाएंगे, है ना। अगर मैं इसको सिग्मा नोटेशन में लिखूं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा mi ri स्क्वायर i बराबर 1 से लेकर जितने हैं, है ना, 1 2 3 4 5 10 मान के चलो, अगर n है तो 1 से लेकर n। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमने निकाल दी, हमने किसको डिफाइन कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क्रीट सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसी न किसी एक्सिस का नाम जरूर रहेगा कि किस एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो उस एक्सिस से हम देखेंगे कि मासेज कितने डिस्टेंसेस पर हैं, हम उस हर एक डिस्टेंस को उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास से, डिस्टेंस के स्क्वायर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास से गुना करेंगे, और फिर जो प्रोडक्ट आते जाएंगे उसको बस सम कर देना है ना। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्सिस से डिस्टेंस मासेस का बढ़ जाए, सारे पार्टिकल एक्सिस से दूर दूर चले जाएं, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ जाएगा, और अगर पास पास आ जाए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने का मतलब रोटेशनल इनर्शिया घट गया, है ना। मतलब रोटेशनल मोशन में चेंज लाना आपके लिए अब आसान हो गया, है ना। हल्का एफर्ट तुरंत रोटेशन स्टार्ट कर देगा, और हल्का एफर्ट तुरंत रोटेशन को स्टॉप भी कर सकता है। लेकिन वही अगर मासेस दूर दूर हो, नहीं आर बढ़ जाए, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इस स्टेट में मासेस दूर हो गए थोड़े एक्सिस से, क्योंकि मैं इस एक्सिस के अबाउट नचाने वाला हूँ, है ना। तो मासेस थोड़े से दूर हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया मतलब रोटेशनल इनर्शिया बढ़ गया, यानी अब रोटेशन को अगर स्टार्ट करना है तो उसमें भी अच्छी खासी एफर्ट लगेगी, और अगर कोई चल रहा है उसमें स्टॉप करना है या फिर उसको और तेज करना है तो अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये किसके लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है।
अब लगे हाथ बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूम, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी या फिर ऑफ ए कंटिन्यूम अबाउट एन एक्सिस। तो कंटिन्यूम में क्या होता है कि दो पार्टिकल को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, नहीं, जैसे कि रड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, या फिर किसी भी शेप का कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो आपका एक तरह से कंटिन्यूम है ना। तो कंटिन्यूम में तो भैया बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, और हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये जो ए बी एक्सिस है इसके अबाउट। करना तो यही है, इसमें जितने पार्टिकल हैं उन सब पार्टिकल के मास को, नहीं, सब पार्टिकल के मास को, जैसे मान लो कोई पार्टिकल हमने पकड़ा तो उसके मास को एक्सिस से जो डिस्टेंस है, नहीं, उस डिस्टेंस के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब अगर मान लो ये कोई मैंने आर्बिटरी सा पार्टिकल पकड़ा जिसका मास dm है और इसका एक्सिस से डिस्टेंस मान लो r है, तो आप तो r के स्क्वायर को इस dm में मल्टीप्लाई कीजिए तो r स्क्वायर dm आएगा, है ना। और ऐसा ही काम हर एक पार्टिकल के साथ करना है और उसको क्या करना है, ऐड करना है ना। हर पार्टिकल के साथ यही काम करना है, मास लेंथ देखना है, एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, एक्सिस के डिस्टेंस के स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करना है, जो जो प्रोडक्ट आते जाएंगे सबको जोड़ना है। तो डिस्क्रीट में तो मैंने चलो जोड़ लिया अलग अलग, क्योंकि दिख रहे थे पार्टिकल कि हाँ ये। कंटिन्यूम में क्या करेंगे, तो कंटिन्यूम में जोड़ने का तरीका आपको पहले से पता है ना। आपको करना क्या है, कोई आर्बिटरी सा पार्टिकल पकड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पकड़ा है, इसका मास मैंने dm मान लिया है, एक्सिस से डिस्टेंस इसका r है तो r स्क्वायर dm निकाला, है ना। यही करना था ना, डिस्टेंस को स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई करना था। अब हमें क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट कर देना। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना तो हर पार्टिकल का ये चीज निकलेगा और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, है ना। तो ये ऐड हो गया और ऐड होकर के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा इस एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वो ए बी के अबाउट है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, तो अबाउट द एक्सिस ए बी, चाहे लाइन ए बी। बिकॉज जब एक्सिस चेंज करोगे तो फिर ये आर चेंज हो जाएगा ना, हर पार्टिकल से इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो इस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट वही है, ऐसे नचा रहा हूँ तो एक्सिस ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कुछ और है। और जब मैं ऐसे नचा रहा हूँ तो एक्सिस हुआ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसके एकदम बीच से पास कर रहा है, इसे परपेंडिकुलर है ना। और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है। समझ रहे हो। तो चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। आपने बात किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, तो किसी पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिंपल काम करना है, m इंटू जो भी डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस r है तो mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर डिस्क्रीट सिस्टम दिया हुआ है, पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग, नहीं, और आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हर पार्टिकल का देख लो एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, मास में मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड करो, जो प्रोडक्ट आते जा रहा है ना वो सबको ऐड कर दो। तो ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, सिग्मा mi स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n, है ना। यहाँ आई को वेरी खाते जाना है, एक बार आई की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, और फिर जो भी आते जा रहे हैं सबको ऐड करते चलना है। वही बात अगर हम कंटिन्यूम के लिए करें तो कंटिन्यूम में तो भैया पार्टिकल की संख्या इन्फिनाइट हो जाती है, तो हम करते क्या है कि कोई आर्बिटरी सा पार्टिकल पकड़ते हैं, उसका मास dm मान लिया, एक्सिस से डिस्टेंस देख लो क्या है, ठीक है, मान लो r है, तो फिर r स्क्वायर dm निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। लिमिट कौन सी लेनी है तो वो आप देख लेना, है ना। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी तो आपको लिमिट ऐसी लेनी है कि पूरा बॉडी आपका कवर हो जाए, ठीक है, और ये कर लेना है।
है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका पूरी तरह से स्केलर है, दो अलग अलग हिस्सों में अगर सिस्टम बटा हुआ है तो, और किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करके नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी तरह से स्केलर है, तो घटाव बिल्कुल स्केलर की तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बात करेंगे।